काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा मैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल करियर हब एडू में। दिस इज अविनाश चंद्रा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके, जीएस और जीए। दोस्तों, मैं पिछले क्लास में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का एक संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आप लोगों को बता रहा था और उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे राज्यों की परिकल्पना की थी। आज मैं एक नए राज्य के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूं और वो नए राज्य होंगे केरल। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो, आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को केरल के बारे में। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ केरला या केरल। ओके दोस्तों, तो पहले मैं आपको बता दूं, जो केरल है, केरल जिसे ईश्वर का अपना घर, यानी आप बोल सकते हो गॉड्स ओन कंट्री के रूप में जाना जाता है ना, यानी ईश्वर का अपना घर के रूप में केरल को जाना जाता है। केरल का जो निर्माण है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा, मैं लिख दे रहा हूं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। आयोग था 53, अधिनियम है 56। याद रखना दोस्तों, मैं इसको पॉलिटी में फिर से रिपीट करूंगा। फिलहाल मैं बता दूं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को तीन क्षेत्र मतलब क्या कि दो क्षेत्र आप बोल सकते हो। त्रावणकोर, मैं लिख दे रहा हूं त्रावणकोर कोचीन। पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करता था, बाद में इसको एक साथ कर दिया गया, तो त्रावणकोर और कोचीन एक साथ हो गया। और एक क्षेत्र था मालाबार। त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार जो है उसके क्षेत्र को मिलाकर केरल राज्य का गठन किया गया था। तो दोस्तों, केरल राज्य का गठन कैसे हुआ समझ में आया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। जबकि मैंने आयोग, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग, यहां अधिनियम की जगह अगर आयोग रहे तो 1953 याद रखना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा त्रावणकोर, कोचीन पहले अलग अलग हुआ करते थे, बाद में दोनों को ऐड कर दिया गया था, तो त्रावणकोर और कोचीन और उसके साथ मालाबार को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण किया गया, जिस राज्य का नाम था केरल। ये मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं चलता हूं इसके आगे। जब केरल की राजधानी आप लोग पढ़ोगे तो केरल की राजधानी जो है, कैपिटल ऑफ केरला, केरल की राजधानी जो है उसका नाम है, केरल की राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कैपिटल ऑफ केरला इज, तो तिरुवनंतपुरम। और आपको बता दूं कि मैं जो तिरुवनंतपुरम है वो केरल का सबसे बड़ा शहर या सबसे बड़ा नगरों में से एक है, तिरुवनंतपुरम। और अगर आपसे पूछ दे कि केरल का सबसे दक्षिणतम जिला या दक्षिणवर्ती जिला कौन है, तो और राजधानी नगर कौन है, तो मैं क्या बताऊंगा आपको? तिरुवनंतपुरम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे केरल का सबसे दक्षिणवर्ती जिला, केरल का सबसे दक्षिणवर्ती जिला और राजधानी नगर पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि केरल का सबसे दक्षिणवर्ती जिला और राजधानी नगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैं क्या बताऊंगा? तिरुवनंतपुरम। यानी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम तो है ही, साथ साथ केरल का जो सबसे दक्षिणवर्ती यानी साउदर्न पास्ट में जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है और राजधानी नगर है, उसका नाम है तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों, ये समझ में आ रही होगी बात। और साथ साथ तिरुवनंतपुरम जो है एक पत्तन या बंदरगाह नगर के रूप में भी जाना जाता है। अगर मैं केरल के कुल जिलों की बात करूं तो कुल जिले की संख्या 14। इसको मैं हटा दे रहा हूं। केरल में कुल जिलों की संख्या 14। अब मैं इसके जो 2011 का सेंसेक्स है उसके अकॉर्डिंग कुछ बात करूंगा। तो याद रखना दोस्तों, कुल जिले, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे तो मैंने कितना बताया? 14। कुल जिले की संख्या है 14। अगर मुख्य भाषा या राजभाषा पूछे तो मलयालम। अगर राजभाषा पूछे या मुख्य भाषा पूछे, ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे, तो मलयालम। याद रखना दोस्तों, इधर से भी मलयालम और इधर से भी मलयालम, है ना। तो राजभाषा क्या है? मलयालम। कुल जिले की संख्या कितना हो गया? 14। अगर लिंग अनुपात पूछे, सेक्स रेशियो, तो देश में सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल का ही है, 1084। अगर पूछा जाए लिंग अनुपात कितना है, तो मैं बताऊंगा 1084। मतलब 1000 पुरुषों पे कुल महिलाओं की संख्या 1084 या 1084 या 1084 है ना, जो देश में सबसे अधिक है। केरल में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात यानी लड़कियों की संख्या है। अगर साक्षरता दर पूछा जाए, लिटरेसी के बारे में अगर पूछा जाए, तो साक्षरता दर भी यहां पर अधिक है, 94% के आसपास जो है ये साक्षरता दर है। अगर जनसंख्या घनत्व के बारे में आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी
पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये 860 है, यानी जनसंख्या घनत्व इसका 860 है। दशकीय वृद्धि दर अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए दशकीय वृद्धि दर मतलब 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय वृद्धि दर था, जो ग्रोथ रेट था वो कितना था, तो मैक्सिमम जो यहां पर देख सकते हो आप तो 4.9%, 4.9% जो था ये दशकीय वृद्धि दर था, जो 2001 से 11 के दौरान ये था। ठीक है, अब मैं आगे पॉइंट में आऊं तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा सीटों की संख्या अगर आपसे पूछ दे तो याद रखना, जैसे लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, संसद का पार्ट्स है, तो लोकसभा सीटों की संख्या है 20। अगर आपसे पूछ दे राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है तो राज्यसभा में या 9। अगर आपसे पूछे लेजिस्लेटिव असेंबली कितना है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, तो 140 + 1 एंग्लो इंडियन को लेकर यानी 141 हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और मैं यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का चर्चा नहीं कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहा हूं तो पहले जिस पैटर्न पे मैं बताया था उसी पैटर्न पे मैं क्लास ले रहा हूं, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये जो विधानमंडल होगा ये कौन सी सदनीय होगी, एक सदनीय होगी, जबकि द्विसदनीय में दोनों होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां पर मौजूद नहीं है। अब मैं बात करूं कि कुल वन क्षेत्र जो आपका केरला है, केरला का कुल वन क्षेत्र कितना एरिया कवर करता है, तो कुल वन क्षेत्र जो है इसका 20321 किलोमीटर स्क्वायर में ये वन क्षेत्र। अगर आपसे पूछ दे कि टोटल वन क्षेत्र कितना है तो 20321 यानी 20321 किलोमीटर स्क्वायर। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ISFR रिपोर्ट 2017 के अनुसार ये 20321 किलोमीटर स्क्वायर बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इसका समुद्र तट है, आप देख पा रहे हो ये समुद्र तट पूरा चारों तरफ समुद्र दिख रहा है, तो इसका समुद्र तट जो है वो समुद्र तट लगभग कितना किलोमीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना किलोमीटर है अगर पूछा जाए तो इसका समुद्र तट लगभग 590 किलोमीटर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि समुद्र तट लगभग कितना है तो 590 किलोमीटर है। आप एग्जाम में जब जाओगे तो याद रखना किलोमीटर या मीटर में जो भी प्रश्न देंगे उस पर ज्यादा फोकस करना। तो 590 किलोमीटर जो है इसका समुद्र तट के अंतर्गत आता है। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं और चौहद्दी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इसकी चौहद्दी भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका भौगोलिक स्थिति आप देख पा रहे हो, जो केरल अकॉर्डिंग टू मैप दिख रहा है आपको। अगर मैं केरला को KRL लिख दूं तो समझ जाना आप केरला मैंने बताया है। तो केरल के उत्तर में देखो आप कौन सा राज्य दिख रहा है, तो केरल के उत्तर में आपको बेसिकली कर्नाटक राज्य आपको दिखेगा, है ना, या फिर आप बोल सकते हो उत्तर पूरब में। बेसिकली ये उत्तर पूरब में, उत्तर में पूछ दे या बोल दे उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है, बेसिकली उत्तर पूर्व में ही ये पड़ता है। उत्तर पूर्व में आपका राज्य का नाम क्या हो गया दोस्तों, कर्नाटक। अगर पूछ दे कि केरल के पश्चिम दिशा में क्या है, तो केरल के पश्चिम दिशा में आपको क्या दिख रहा है, यहां पर अरब सागर दिख रहा है ना, तो केरल के पश्चिम दिशा में मैं क्या लिखूंगा, अरेबियन सी, यानी अरब सागर आपको यहां दिख रहा है। ओके, अगर मैं बताऊं कि केरल के पूर्व भाग में, केरल के पूर्व भाग में कौन सा राज्य दिख रहा है, तो देखो ये मैंने बताया था इस दिशा में, ये मैंने इस दिशा में बताया और ये अभी इस दिशा में बताया और अभी ये चर्चा कर रहा हूं ये। तो केरल के पूर्व दिशा में आपको एक राज्य दिख रहा है जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो केरल के पूर्व में कौन सा राज्य हो गया दोस्तों, तमिलनाडु। अगर पूछा जाए कि केरल के दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में ये इंडियन ओशियन दिख रहा है ना, यानी हिंद महासागर। केरल के दक्षिण में क्या हो गया दोस्तों, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। यानी केरल से दो राज्य आपको टच करते हुए दिख रहा है, एक है आपका कर्नाटक जो उत्तर पूर्व दिशा में दिखने को मिलेगा, और दूसरा राज्य है आपका तमिलनाडु जो पूर्व दिशा में देखने को मिलेगा। यानी केरल से बेसिकली दो ही राज्य आपको टच हो रहे हैं ना, ये उत्तर पूर्व में कर्नाटका आपको दिख रहा है और इसके पूर्व में देखो तो आप तमिलनाडु राज्य दिख रहा है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, मैं इसे हटा दे रहा हूं। ये थी मेरी भौगोलिक स्थिति केरल की। अब मैं, आप नोट करके लिख सकते हो, मैं जो बता रहा हूं नोट करके लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर शिशुओं की मृत्यु दर, अगर शिशुओं की मृत्यु दर जो है, अगर उसके बारे में मैं बात करूं तो शिशुओं की मृत्यु दर भारत के राज्यों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर, मैं लिख दे रहा हूं पॉइंट ताकि आप लोगों को सुविधा हो। शिशु मृत्यु दर के बारे में अगर पूछा जाए तो शिशु मृत्यु दर जो है भारत के राज्य में सबसे कम, और स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, चूंकि लिंग अनुपात जो है वो मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है। तो 2001 की जनगणना के आधार पर जो है शिशुओं की मृत्यु दर जो है वो भारत के राज्यों में सबसे कम, भारत के राज्यों में सबसे कम किसका, तो केरला का। किसका, तो केरला का। अकॉर्डिंग टू 2014
1 सेंसेक्स। ठीक है, ये 2001 के अनुसार दोस्तों, 11 नहीं 2001 के अनुसार मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक दिमाग में आ रहा है एक बात जो आप लोग जान लो। जो यूनिसेफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूनिसेफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, UNICEF, यूनिसेफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यूनिसेफ क्या है? द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड, आप बोल सकते हो, फाउंड हो गया इधर, और फॉर्मेशन आप बोल सकते हो। तो इसका देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, आप लोग समझ लेना। द यूनाइटेड यूनिसेफ के बारे में क्या है, पहले फुल फॉर्म जान लो। द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन, ठीक है, नेशंस चिल्ड्रेंस फंड, ये F4 हो गया, फंड, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हो गया यूनिसेफ। ठीक है, अब इसमें यह समझना है कि इसका फाउंडेशन फॉर्मेशन कब हुआ था। थोड़ा सा एक दो पॉइंट जो जीके के अंतर्गत आएगा। यूनिसेफ कब बना था, अगर आपसे पूछे दे कि फॉर्मेशन इसका कब हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ मतलब एस्टेब्लिश्ड आप बोल सकते हो, एस्टेब्लिश्ड बाय, कब ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था यूनिसेफ, तो 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। ये जीके का क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क में। याद रखना दोस्तों, न्यूयॉर्क, अमेरिका में, न्यूयॉर्क। ठीक है, यूनिसेफ द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो न्यूयॉर्क। ठीक है, और एक संगठन है जिसका नाम है WHO, ये संगठन मैंने बताया। एक और संगठन का नाम ले रहा हूं, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। WHO का एस्टेब्लिश्ड हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जेनेवा। कहां है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। ये फैक्ट्स है, याद रखना। WHO 1948, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा। इसके द्वारा जो है मान्यता प्राप्त विश्व का फर्स्ट शिशु सौहार्द राज्य। अब आप लोगों के जेहन में आ रहा होगा कि शिशु सौहार्द राज्य क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेबी फ्रेंडली स्टेट। मैं यहां लिख दे रहा हूं, शिशु सौहार्द राज्य है ना। यानी फर्स्ट, आपको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि दो संस्था का नाम मैंने लिया, यूनिसेफ और WHO का नाम लिया। इन दोनों के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का जो है पहला शिशु सौहार्द राज्य यानी बेबी फ्रेंडली स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो दो चीज आपको दिमाग में रखना है, एक यूनिसेफ का मतलब क्या हो गया? द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो न्यूयॉर्क में है। दूसरा मैंने क्या बताया? WHO का एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस संस्थाओं के द्वारा केरल को पहला शिशु सौहार्द राज्य का भूमिका दिया गया है, दर्जा दिया गया है, जिसको बेबी फ्रेंडली स्टेट के रूप में जानते हैं। परंतु वर्ष 2013 के अनुसार, अगर आप 2013 की बात करो, इसे मैं हटा दे रहा हूं, ध्यान देना कि अगर मैं 2013 की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू 2013 की बात करूं तो यहां 2013 के अनुसार जो न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला जो राज्य है वो गोवा बन चुका है। अगर पूछा जाए, यही क्वेश्चन पूछा जाए, 2011 के अनुसार केरल था, लेकिन अब जो वर्तमान में पूछा जाएगा तो अब कौन है दोस्तों? तो गोवा। तो 2013 के अनुसार जो शिशु मृत्यु दर सबसे कम है वो कहां पर है? गोवा में है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मैं अब अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं, इसे हटा दे रहा हूं मैं। जितने भी प्रकार के PCS, स्टेट PCS, BPSC, UPSC, SSC, रेलवे, बैंक, जितने भी सारे के एग्जाम हैं, सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले GS के अंतर्गत जो भी केरल से रिलेटेड प्रश्न आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ताकि एक बार आप लोग अच्छे से सिलसिलेवार ढंग से देख लो और किसी भी एग्जाम के लिए निश्चिंत हो जाओ राज्य के सिलसिले में। अब मैं चलता हूं अगला पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है ओणम। जैसे मैंने वहां पढ़ा था पोंगल, तमिलनाडु में वहां पढ़ा था पोंगल, उसी तरह मैं यहां चर्चा कर रहा हूं ओणम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताता हूं। VBI मतलब कि लिखो और कॉपी को फाड़ दो, है ना, नोटबुक को फाड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट है। ओणम क्या है? तो केरल का सबसे पारंपरिक और विशिष्ट त्योहार या पर्व है जिसे ओणम कहते हैं। मतलब मेन फेस्टिवल है, इसका मुख्य
त्योहार है ना, मुख्य त्योहार है जिसका नाम है ओणम, जो फसल कटाई के मौसम में होता है। कौन सा? फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है ओणम। ठीक है दोस्तों, इसके अलावे याद रखना ओणम जो है केरल का सबसे पारंपरिक और विशिष्ट त्योहार या पर्व है जो फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है, जो केरल का महत्वपूर्ण त्योहारों में। बात करूं अगर विशु, तो अगर मैं बात करूं विशु है, फिर वल्लम कली, मैं लिख दे रहा हूं यहां, विशु है, वल्लम कली है, जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वल्लम कली है, विशु है। ये वल्लम कली जो है ये नौका दौड़ के लिए जाना जाता है, याद रखो, नौका दौड़। और केरल में नौका दौड़ बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है ना। आदि ये सब जो दिखेगा आपको, वल्लम कली है, पूरम है, पूरम, ये सब जो आपको दिखेगा ना, ये आदि महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजों को पॉइंट याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओणम आप याद रखोगे। ठीक है, इसके अलावा मैं अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं। ओणम दोस्तों याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हर एक तरह के एग्जाम में पूछा जाने वाला संभावित प्रश्न है। इसके बाद मैं चलूं तो एक नदी है जिसका नाम है पंबा। पंबा नदी के तट पर, याद रखना दोस्तों, कौन सा नदी मैंने बताया? पंबा नदी। तो पंबा नदी के तट पर हर वर्ष जो है एक मारामोन सम्मेलन होता है। मारामोन सम्मेलन, याद रखना दोस्तों, पंबा नदी के तट पर एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है मारामोन सम्मेलन होता है, जो एशिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा आयोजन होता है। एशिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा आयोजन है जिसका नाम है मारामोन सम्मेलन, जो किस नदी के तट पर है? पंबा नदी के तट पर है। ईसाइयों का सबसे बड़ा आयोजन है। ठीक है, इसके अलावा मैं चलूं सबरीमाला। सबरीमाला मंदिर, देखो मैं लिख दे रहा हूं, सबरीमाला मंदिर। तो जो सबरीमाला मंदिर में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, अन्य त्योहार है जिसका नाम है मकर विलक्कू। मकर विलक्कू, तो पूछेगा मकर विलक्कू क्या है, तो आप बता सकते हो एक त्योहार है। कहां मनाया जाता है, किस मंदिर से रिलेटेड है? तो सबरीमाला मंदिर। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो केरला से संबंधित है। इसके बाद मैं चलता हूं अगले पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी फाड़ देना आप लोग। और वो पॉइंट होगा अन्नामलाई। मैं यहां लिख दे रहा हूं अन्नामलाई। जब मैं तमिलनाडु वाला एपिसोड किया था, तमिलनाडु राज्य का मैंने बताया था, तो उसमें आप लोगों को अन्नामलाई के बारे में भी चर्चा कर रखी थी। फिर से मैं अन्नामलाई का चर्चा कर रहा हूं। पश्चिमी घाट पर्वत, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू दिस मैप आप देख सकते हो, इस मैप के अनुसार कि ये जो आपका दिख रहा है ये आपका पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। दोनों का मिलन बिंदु को नीलगिरी कहते हैं। और ये नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, और यहाँ पर अन्नामलाई की श्रेणी, और इसके अन्नामलाई की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ये मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। तो मैं अभी चर्चा कर रहा हूं अन्नामलाई का। तो अन्नामलाई जो है पश्चिमी घाट, आप देख पा रहे हो, पश्चिमी घाट पर्वत की एक पहाड़ी है जो केरल के इडुक्की, मैं नाम लिख रहा हूं, कौन सा नाम लिखा दोस्तों मैंने? इडुक्की, केरल के इडुक्की और पलक्कड़, केरल के इडुक्की और पलक्कड़, पलक्कड़ बोल सकते हो, त्रिचूर ले लो आप, है ना, इडुक्की, पलक्कड़, त्रिचूर, और तमिलनाडु का कोयम्बटूर। ठीक है, मैंने क्या क्या नाम बोला? इडुक्की, पलक्कड़ और त्रिचूर केरल का, जबकि कोयम्बटूर जो है वो तमिलनाडु का इस जिलों में विस्तृत है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अन्नामलाई का विस्तार कहां कहां है, तो मैं क्या बताऊंगा? केरल का इडुक्की, केरल का पलक्कड़ और केरल के त्रिचूर में, और इसके अलावा तमिलनाडु का कोयम्बटूर में भी ये अन्नामलाई की श्रेणी जो है वो विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, अनाईमुड़ी, अभी भी चर्चा किया मैंने। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, जो अनाईमुड़ी आप देख पा रहे हो ना, ये अन्नामलाई है, ये अनाईमुड़ी है। ठीक है, अनाईमुड़ी, इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, जो दक्षिण भारतीय पठार या दक्षिण भारत की है, दक्षिण भारतीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, जो केरल की इडुक्की जिले में है। केरल के कौन से जिले में मैंने बताया? इडुक्की जिले में है। तो ये आपका अन्नामलाई का श्रेणी है एक, जहां सर्वोच्च चोटी है आपका अनाईमुड़ी। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं, अनाईमुड़ी। और ये अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिणी भारतीय पठारों की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जो किस राज्य में है? इडुक्की। और इडुक्की किस राज्य में है? केरल। और अन्नामलाई की श्रेणी पर अनाईमुड़ी चोटी है, पिक है, ये पिक है ना, श्रेणी हो गया और इस पे एक पिक है, ये पिक का नाम है अनाईमुड़ी और श्रेणी का नाम है अन्नामलाई, याद रखना दोस्तों। और ये अन्नामलाई केरल के 3 जगह को केंद्रित करता है, इडुक्की, पलक्कड़ और तिरुचूर, और जबकि तमिलनाडु के कोयम्बटूर को ये विस्तृत है, ये जगह पर ये अन्नामलाई की श्रेणी विस्तृत है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा है, विथ मैप बता रहा हूं, अलग से एक मैप का क्लास भी लूंगा जिसमें हर एक चीजों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा।
अब मैं अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं जिसका नाम होगा कार्डेमम हिल्स या इलायची की पहाड़ी। कार्डेमम हिल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, विगत हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। कार्डेमम हिल्स या इलायची की पहाड़ी केरल के इडुक्की जिला में, अभी मैंने एक जिला का नाम चर्चा किया था इडुक्की, जब मैं आप लोग को अनाईमुड़ी के बारे में चर्चा किया था ना, तो केरल का एक जिला है जिसका नाम है इडुक्की जिला में पूर्वी सीमा के पास, इसका जो पूर्वी सीमा है इडुक्की जिला के पूर्वी सीमा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इडुक्की है ना, केरल के इडुक्की जिले के पूर्वी सीमा जो दिख रहा है, पूर्वी सीमा के पास उत्तर दक्षिण दिशा में, ये हो गया उत्तर। आप बोल सकते हो उत्तर दक्षिण दिशा मतलब क्या, कि आप इस तरह से, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, इस तरह से खड़ा परपेंडिकुलर है ना, उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित एक पहाड़ी है जो इलायची की बागानी कृषि होती है। ठीक है, मतलब कार्डेमम हिल्स समझ में आया, कहां है तो केरल में है भाई। ये कार्डेमम हिल्स का विस्तार कहां मिलेगा तो इडुक्की जिला में। इडुक्की जिला के किस भाग में तो इडुक्की जिला के पूर्वी भाग में दिखेगा। ओके, पूर्वी भाग में है। इसकी जो इडुक्की जो पहाड़ी सॉरी कार्डेमम जो पहाड़ी है, कार्डेमम पहाड़ी जो इडुक्की के पूर्वी भाग में, कार्डेमम पहाड़ी किस स्वरूप में है, जैसे बोलते हैं ना इस तरह से है, इस तरह से, तो इस तरह से ये मिलेगा, यानी उत्तर दक्षिण के रूप में ये कार्डेमम हिल्स फैला हुआ है। और यहां पर बागानी के रूप में ये बागान वगैरह भी यहां पर होते हैं, मतलब आप बोल सकते हो बागानी कृषि से ये संबंधित है। कौन सी कृषि, बागानी कृषि से ये संबंधित है। दोस्तों उम्मीद है कार्डेमम हिल्स के बारे में समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर जिसका नाम होगा अष्टमुडी झील। अब मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं अष्टमुडी या मुड़ी झील, अष्टमुडी लेक, इसे लोकल नाम में कयाल भी कहा जाता है और ये एक प्रकार का लैगून या अनूप झील है जिसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। जो लैगून झील के बारे में मैं बताया था, आप देखना मेरा प्रीवियस वीडियो को, आपको अच्छे से भली भांति समझ में आ जाएगी। तो मैं जो बात कर रहा हूं आज उसका नाम है अष्टमुडी झील, जो किस राज्य में है, केरल राज्य में। यानी केरल का एक जगह है जिसका नाम है कोल्लम। कोल्लम मैं लिख दे रहा हूं, केरल का एक जगह जिसका नाम क्या है, कोल्लम। केरल का एक जगह है जिसका नाम है कोल्लम। कोल्लम जिला के पश्चिमी सीमा पर स्थित एक पश्च जल है। पश्च जल मतलब बैक वाटर बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, बैक वाटर। मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, जिसको कंफ्यूजन होगा आप वीडियो देख लेना फिर से। तो कोल्लम के पास क्या मैंने बताया, बैक वाटर, यानी कोल्लम जिले के पश्चिमी सीमा पर स्थित एक पश्च जल है यानी बैक वाटर झील, जिसे नम भूमि यानी वेटलैंड, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, नम भूमि जिसको बोलते हैं वेट लैंड। ठीक है, नम भूमि या वेटलैंड झील है जिसे नम भूमि घोषित किया गया है। स्थानीय भाषा में इसी झील को क्या बोलते हैं दोस्तों, कयाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कयाल। आप मैप में देखोगे तो मैप में आपको मिल जाएगा अष्टमुडी झील, वेबनाड झील, सब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आप एक बार मैप में चेक करना, आपको पता चलेगा। कयाल, अष्टमुडी झील को ही क्या कहते हैं, कयाल। अब चलता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ, और हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो है आपका पाल घाट। जैसा कि आप सुन रखे होंगे, पाल घाट, भोर घाट, थार घाट, सेनिकोटा दर्रा, ये सब सुने होंगे। तो मैं अभी जो चर्चा कर रहा हूं उसका नाम है पाल घाट, दर्रा के रूप में भी है। तो पाल घाट क्या है, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत मतलब पेनिसुलर इंडिया, पेनिसुलर इंडिया मतलब जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ इंडियन ओशियन और एक तरफ अरेबियन सी, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो है प्रमुख दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु से तथा कर्नाटक से जोड़ता है। याद रखो, केरल को तमिलनाडु और कर्नाटका से जोड़ता है कौन, पाल घाट दर्रा। याद रखना दोस्तों, मैंने क्या बोला, प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य से जोड़ता है। केरल के एक जिला है जिसका नाम है पलक्कड़। केरल का एक जगह है जिसका नाम है पलक्कड़। केरल का एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों पलक्कड़। याद रखना, मैंने क्या बताया, पलक्कड़, ध्यान देना। पलक्कड़ जिले में कार्डेमम पहाड़ी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, इलायची की पहाड़ी बोल दो या कार्डेमम हिल्स बोल दो, कार्डेमम पहाड़ी और नीलगिरी के जो मध्य में या दक्षिण में बोल सकते हो, दक्षिण या मध्य में, दक्षिण मध्य में स्थित एक घाट है जिससे होकर तमिलनाडु के लिए सड़क और रेलवे मार्ग दोनों बना है और वो इसी दर्रे से होकर जाता है। मतलब अगर फैक्ट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर को, मैं लिख दे रहा हूं, तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर को, तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर को है ना, तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर को केरल के कोझिकोड
कोझिकोड, है ना, केरल के कोझिकोड नगर से जोड़ता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फैक्ट जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो आप जान सकते हो। देखो केरल के कौन सा जगह मैंने बताया, तो केरल के कोझिकोड से और तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर को जोड़ता है कौन, पालघाट दर्रा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जो कहां है, केरला में है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रही होगी भली भांति। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम होगा वेम्बनाड झील। एक भी प्रश्न आपका इससे रिलेटेड, केरल से रिलेटेड नहीं छूटेगा दोस्त, उम्मीद था। जिस तरह से मैं बता रहा हूं, छोटे बड़े सभी क्वेश्चन का समावेश है इसमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां बोल रहा हूं उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, और जो नॉर्मल बता रहा हूं उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। एक बार आप पढ़ लोगे भली बात, तो अच्छे से आपका डीपली तैयारी हो जाना है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी ही क्यों ना हो। तो बहुत बार बहुत सारे ऐसे आपके क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके पीसीएस आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो वेम्बनाड झील क्या है, तो वेम्बनाड झील जो है केरल के एक जगह नाम है, केरल का एक जगह है जिसका नाम है अलप्पुजा। अलप्पुजा याद रखना दोस्तों, केरल के एक अलप्पुजा है, कोट्टायम, अलप्पुजा है कोट्टायम, याद रखना, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। अलपुजा, कोट्टायम और अनारकुलम जिलों की, अनारकुलम या एनारकुलम बोल सकते हो, है ना, अनारकुलम या एनारकुलम बोल सकते हो, ठीक है। अनारकुलम या एनारकुलम जो जिले हैं उसकी सीमा पर स्थित और अरब सागर से संबद्ध, संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ, ये अरब सागर दिख रहा है, अरब सागर से जो संबद्ध है, केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है, जहां पर मैंग्रोव संरक्षण कार्य योजना चल रही है। मैंने क्या बोला, केरल की सबसे बड़ी लैगून झील, केरल की सबसे बड़ी लैगून झील क्या है, पिछले वीडियो में मेरा देख लेना आप लोग, मैंने बताया है ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। तो लैगून झील या अनूप झील के नाम से जानते हैं इसको, अनूप झील के नाम से जानते हैं। केरल का सबसे बड़ा लैगून झील कौन है, वेम्बनाड झील है, ठीक है। और यहां पर क्या मैंने बताया, मैंग्रोव संरक्षण, यानी जो आपका मैंग्रोव है, मैंग्रोव प्रोटेक्ट, है ना, तो मैंग्रोव संरक्षण कार्य योजना चल रही है। और इसी झील के मुहाने पर कोचीन पत्तन है। अगर पूछेगा कि इस झील के मुहाने पर कौन सा पत्तन है, तो इसी झील के मुहाने पर, इसी झील के मुहाने पर कोचीन, जिसे कोच्चि भी कहा जाता है ना, कोचीन या कोच्चि, मैं फिर बाद में बताऊंगा, कोचीन या कोच्चि पत्तन, पत्तन बोलो, बंदरगाह बोलो, सीपोर्ट बोलो, सीपोर्ट बोलो, जो बोलना है बोल दो आप लोग। तो ये स्थित है, समझ में आया। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, ये हटा दे रहा हूं इसे। वेम्बनाड झील जो केरल का सबसे बड़ा लैगून झील के रूप में आएगा। इससे पहले मैं अष्टमुडी झील के बारे में चर्चा किया आप लोगों से। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम होगा शांत घाटी, साइलेंट वैली, जिसका नाम है शांत घाटी। अब ये समझना है दोस्तों, शांत घाटी के संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले मैं फैक्ट्स बता दूं, केरल राज्य जो दिख रहा है, केरल राज्य का एक पश्चिमी घाट, जैसा कि मैं पिक्चर में पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा सा फिर से चर्चा कर दूं हल्का सा। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जान ही रहे हो आप लोग। तो जो आपका केरल राज्य है, केरल राज्य के पश्चिमी घाट की कुंडली पहाड़ी, एक जगह है कुंडली पहाड़ी, कुंडली पहाड़ी किस राज्य में बताया मैंने, केरल में। कौन सा घाट बोला मैंने, पश्चिमी घाट। तो केरल राज्य के पश्चिमी घाट की कुंडली पहाड़ी पर स्थित वनों से घिरा हुआ, वनों से आच्छादित एक नदी घाटी है, जहां पर 1 किलोमीटर की दूर के दायरे पे जाओगे आप तो एक थरक, आप बोल सकते हो एक थरक डाबू, थरक डाबू जल विद्युत परियोजना है। थरक डाबू क्या है दोस्तों, जल विद्युत परियोजना है ना, जो जल विद्युत परियोजना है। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कुंती, यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, कुंती नदी। याद रखना दोस्तों, कुंती नदी का संबंध किस राज्य से, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। संभवतः 2005 के आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है ये, कुंती नदी। याद रखना दोस्तों, साइलेंट वैली, ठीक है। उम्मीद है ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब इसे ये साइलेंट वैली क्यों कहते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं, साइलेंट वैली के बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा। और छोटी छोटी मगर मोटी बातों के अंतर्गत, छोटी छोटी मगर मोटी बातों के अंतर्गत मैं चर्चा करूंगा साइलेंट वैली। फिर साइलेंट वैली के बाद वाले पॉइंट को मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तो साइलेंट वैली समझ लेना दोस्तों, मैं पूरा इसको कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। अगर पूरे विश्व स्तर पर आप देख लो
तो ये जो आपका दिख रहा है ये इक्वेटर, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अभी मैं ऐसे राज्य की परिकल्पना कर रहा हूं जो फैक्चुअल ज्यादा होगा। जब मैं पूरे 28 स्टेट, सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूंगा, फैक्ट्स विद कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो चैप्टर आप लोगों का चलेगा वो पूर्ण तरह से वो कॉन्सेप्चुअल होगा। और चूंकि आपके पास फैक्ट्स केंद्रित है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और वो समझने का दायरा विकसित करना आप लोगों का काम होगा, जिसके लिए मैं आप लोगों को मदद करूंगा। तो मैं एक रफ मैप लिया हूं वर्ल्ड का, और ये वर्ल्ड के रफ मैप में आप देख पा रहे हो, ये जो मैंने पहले बताया था 0 डिग्री लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा, पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। और बीचों बीच ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, जिसको हम लोग इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये आपको दिख रहा है इक्वेटर, जो आपका 0 डिग्री पर स्थित है। इसके ऊपर मैंने बताया था ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसके ऊपर मैंने बताया था यहां पर 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लैटिट्यूड में आपको ये दिख रहा है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर आप पाओगे तो 66 डिग्री नॉर्थ, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ में आप देखोगे यहां पर आपको दिखेगा आर्कटिक सर्किल है, और ये 90 डिग्री में आपको दिखेगा नॉर्थ पोल। इसके बाद अगर दक्षिण की परिकल्पना कर लो तो दक्षिण में भी उसी तरह 23.5 डिग्री साउथ आओगे तो इसका नाम होगा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी हिंदी में बोले तो मकर रेखा। और फिर ये 66.5 पे आओगे तो 66.5 डिग्री साउथ में आप कहलाएगा यहाँ अंटार्कटिका सर्किल, यानी अंटार्कटिका वृत्त। और नीचे आओगे तो 90 डिग्री जो है ये आपका है 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक है। रॉबर्ट पियरे और एमुंडसेन चढ़े थे, ये सब फैक्ट्स है, आप लोग जान रहे होंगे। अब मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूं। तो जो कर्क रेखा आप लोग को दिख रहा है, यहां पर मैं भारत को ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। इस भारत को मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। पूरे विश्व को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ भारत के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। ये मिड पॉइंट है जिसको हम लोग GST, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम, GMT के नाम से भी जानते हैं। GST एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स है दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स में आप लोग को पढ़ना है। मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं GST, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, जो पूरे विश्व का समय का निर्धारण इसी देशांतर रेखा, देशांतर रेखा मतलब नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और ये जो देशांतर रेखा मिड पॉइंट, जैसे ये लैटिट्यूड था, मिड पॉइंट ये था 0 डिग्री, जिसको हम लोगों ने विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नाम से जान रहा था। उसी प्रकार ये देशांतर रेखा जो मिड पॉइंट है 90 डिग्री को 90 डिग्री से जोड़ रहा है, यानी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रहा है, ये काल्पनिक रेखा को GST कहते हैं, जो यूरोप महादेश के, इंग्लैंड या ब्रिटेन देश के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है, जो आपके एग्जाम में अमूमन लंदन ही एग्जाम में ऑप्शन में ज्यादा पूछा जाता है। क्या क्या बोला मैंने, जो GST है या GMT है, जो प्रधान मध्याह्न रेखा हिंदी में कहते हैं, GST ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम है, जिससे विश्व का समय का निर्धारण निश्चित होता है, जो मिड देशांतर रेखा के रूप में जाना जाता है। ये यूरोप महादेश के, इंग्लैंड या ब्रिटेन देश के राजधानी लंदन शहर के छोटे से जगह ग्रीनविच से क्रॉस करता है। तो ये फिर मैं बाद में इसके बारे में चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं ये शांत घाटी को इससे कोरिलेट करना चाह रहा हूं। तो आप देख पा रहे हो ये जो आपका दिख रहा है, ये जो आपका इक्वेटर वाला पोजीशन दिख रहा है, यहां पर सपोज कर लो आपने ले लिया सन, सपोज कर लो मैं यहां के बजाय यहां ले रहा हूं सन, है ना। सूर्य हमेशा पूरब में उगता है, पर पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब, ये आप लोग जान रहे हो अच्छे से। वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट ऑफ अर्थ जो है वो कैसा है, मूवमेंट उसका गति घूमता है किस तरह से, वो राउंड करता है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ध्यान रखना दोस्तों। तो ये सूर्य का जो सीधा किरण है वो कहां पर पड़ रहा है, इक्वेटर पर पड़ रहा है ना। ये सीधा किरण जो है, सूर्य का सीधा किरण है, कहां पर पड़ रहा है, इक्वेटर पर पड़ रहा है। जब ये इक्वेटर पर पड़ रहा है सीधा, तो यहां पर गर्मी ज्यादा होगा कि ठंडा ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगा। तो इस क्षेत्र पर गर्म क्या होगा, ज्यादा होगा। और मैंने वो लॉजिक बताया था कि जब यहाँ गर्म ज्यादा होगा, आप पूरे विश्व स्तर पर देखोगे तो यहाँ पर आप देख लो, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये आप देख पा रहे हो एशिया महादेश है, ये यूरोप महादेश है, ये आपका अफ्रीका महादेश है। ये एशिया मैंने बोला, यूरोप बोला, अफ्रीका बोला, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। मैं बात कर रहा हूं भारत के संदर्भ में। तो यहां पर जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, और ये आप देख पा रहे हो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन का है, यहां पर देखोगे आप अटलांटिक ओशियन है, यहां पर देखोगे इंडियन ओशियन है। ये सारे क्षेत्र में जहां पर महासागरीय क्षेत्र आपको पानी का जगह दिख रहा है, निश्चित रूप से जब यहां पर टेम्परेचर अब आएगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब अगर यहां पर टेम्परेचर क्या है दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, सबसे अधिक मैं बता दे रहा हूं, टेम्परेचर यहां पर है ज्यादा, ठीक है। अब टेम्परेचर ज्यादा है और पानी भी है यहां पर, यानी मॉइस्चराइज यहां पर क्या है, ज्यादा है। मैं ज्यादा कर दे रहा हूं, मॉइस्चराइज पानी, ह्यूमिडिटी आप बोल दो, ज्यादा है। और पानी ज्यादा होने के कारण जो है, टेम्परेचर भी ज्यादा होने के कारण जो है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन जो होगा
वाष्प जो है ज्यादा बनकर ऊपर जाएगा, है ना, मोर देन टेम्परेचर, मोर देन वाटर एंड मोर देन इवेपोरेशन, जब वो ऊपर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा किसका निर्माण कराएगा, बादल, यानी बादल का निर्माण ये क्या करेगा, मोर देन क्लाउड का निर्माण यहां पर कराएगा। जब मोर देन क्लाउड बनेगा, जब बहुत सारे बादल बनेंगे तो मोर देन कंडेंसेशन होगा, यानी संघनन होगा, और मोर देन संघनन होगा तो मोर देन क्या होगा, बारिश होगी, यानी मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ इंडिया, यहां पर ऑफ वर्ल्ड, ये दिखेगा आपको, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहां बोल रहे हैं मैक्सिमम रेनफॉल होगा, जबकि आप लोग विगत जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होता है वो मासिन राम में होता है और पहले चेरापूंजी में हुआ करता था। तो मैं आप लोगों को होमवर्क एक दिए देता हूं आप लोगों को, तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा दोस्तों, होमवर्क बताना है कि विश्व का सबसे अधिक औसतन बारिश, औसतन वर्षा कहां होता है, कहां होता है, विश्व का सबसे अधिक औसतन वर्षा कहां होता है, ये आप लोगों का होमवर्क होगा। और औसतन वर्षा होने का रीजन क्या है वो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और बताना, फिर मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो ये देख पा रहे हो आप, यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, बारिश भी ज्यादा हो रही है, वेपोरेशन भी ज्यादा है, बादल भी ज्यादा हो रहा है, संघनन भी ज्यादा हो रहा है, बारिश भी ज्यादा हो रहा है। अब इस क्षेत्र में बारिश ज्यादा होने के कारण, चूंकि आप जब इसका बेल्ट पर होगे, मतलब ये पूरा को अगर मैं बेल्ट के अनुसार बांट दूं, देखो मैं छोटा सा ग्लोब में इसको चर्चा कर दे रहा हूं। सपोज कर लो कि ये जो बीच वाला बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल बेल्ट, इसको हम लोगों ने क्या कहा, ट्रॉपिकल बेल्ट, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंध, ठीक है ना। अब अगर आप ले लो इसके ये नॉर्थ 90 डिग्री और साउथ 90 डिग्री को, तो आप इसको बोलते हो कोल्ड या पोलर बेल्ट, इसको भी बोलोगे कोल्ड या पोलर बेल्ट, शीत कटिबंध, हिंदी में क्या बोलोगे, शीत कटिबंध। अब थोड़ा शीत और थोड़ा उष्ण, देखो ना, जो सुसुम पानी ठंडा में आप लोग स्नान करते हो तो थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा मिलाकर जो हाथ में टच करते हो, हाँ सुसुम है भाई, स्नान किया जा सकता है। तो इधर का उष्ण और इधर का शीत दोनों मिलेगा तो ये वाला जो क्षेत्र बनेगा, इसको हम लोगों ने कहना है शीतोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल बेल्ट। तो अगर प्रेशर बेल्ट के बारे में बात करूं तो 3 भागों में मैंने इसे बांट दिया। बीच वाले क्षेत्र को, जहां पर इक्वेटर वाला क्षेत्र है, उस रीजन को हमने कहा उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल बेल्ट। इसके सबसे ऊपर वाले क्षेत्र में जहां का सूर्य का प्रकाश अच्छे से पहुंच नहीं पाता, समझो नेग्लिजिबल है, तो उस जगह को मैंने कर दिया शीत कटिबंध या पोलर बेल्ट, है ना, कोल्ड बेल्ट या पोलर बेल्ट। और दोनों के बीच वाला क्षेत्र यानी उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच वाले क्षेत्र को हम लोगों ने कर दिया शीतोष्ण कटिबंध। मतलब यू कैन से जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, ये जो आप देख पा रहे हो ये ट्रॉपिकल बेल्ट के अंतर्गत आएगा। और ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया देख पा रहे हो, यानी भारत के उत्तरी जो हिस्सा है कर्क रेखा के उत्तर में, ये शीतोष्ण कटिबंध के बेल्ट में आएगा, जबकि भारत का दक्षिणतम हिस्सा जो है ये आपका उष्ण कटिबंध के बेल्ट में आता है। 2 चीज क्लियर हुआ, मैं इसके बारे में और डिटेल करूंगा। तो आप यहां पर देख रहे हो कि भारत का ये क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र में खासकर, जब ये एक टॉपिक पढ़ना होगा ओशियन करेंट, जब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा ओशियन करेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी में, महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा में अलग अलग जलधाराओं का नाम, जैसे गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा, ओयोसिवो किस प्रकार का है, क्यूरोसिवो किस प्रकार का है, कैनारी की धारा किस प्रकार का जलधारा है, ये सारी चीजों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो ये जलधारा का रूप में जब आप पढ़ोगे तो इसमें और ज्यादा क्लियर होगा। यहां पर देखने वाली विषय वस्तु क्या है कि जब यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, बारिश ज्यादा होता है, और हम लोग जानते हैं कि इसका जो, जब आप लोग पढ़ोगे ओशियन करेंट, तो आप देखोगे पृथ्वी का घूमने का दिशा जो है पश्चिम से पूरब, ये वेस्ट है ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट इसका पार्टिकल जाता है, ईस्ट टू वेस्ट क्यों जाता है इसके बारे में चर्चा करूंगा ओशियन करेंट में। तो इधर जब ये जाता है तो सारा पार्टिकल्स इधर आने का प्रयास करता है, और चूंकि यहां पर आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और यहां से टकराकर ये घूम जाता है, जो एक रूल आएगा आपका जिसका नाम होगा फेरल का नियम। तो फेरल का नियम का संबंध किससे है, तो फेरल का नियम का संबंध पवन के दिशा के परिवर्तन से है। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपको, फेरल का नियम क्या होता है, फेरल्स लॉ क्या है। अब ये फेरल के नियम के अनुसार ये क्या होता है, पानी घूम जाता है और यहां पर मानसून को क्रिएट करता है। किसको क्रिएट करता है, मानसून। और 2 भागों मानसून, 6 मंथ मैंने बताया था, साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, देयर 2 टाइप्स ऑफ मानसून। ये दोनों भागों के मानसून के बारे में हम लोगों को पढ़ने होंगे। अब मैं आता हूं अपने पॉइंट की तरफ। अब देखता हूं जो ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला केरल वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये केरल वाला क्षेत्र, यहां पर आप इक्वेटर है, और ये केरल वाले क्षेत्र में क्या होता है, ये वाले क्षेत्र काफी घने वन होते हैं। यहां पर ये मैं हटा दे रहा हूं। अब देखो कि आप यहां पर देखोगे, इस क्षेत्र को मैं बना रहा हूं, अगर इस क्षेत्र को आप यहां प्रतिबंधित करो तो यहां पर देखोगे क्या आप
कि ये जो है बहुत सारे घने घने पेड़ होंगे। देखो दोस्तों, बहुत घने घने पेड़ होंगे, है ना, बहुत घने घने पेड़ होंगे। और यहां पर जो पेड़ होंगे ये सारे क्या होंगे, सदाबहार होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसे क्या बोलेंगे, सदाबहार वन, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहां पर पाए जाएंगे। ये पूरा एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। अब यहां पर बड़े बड़े वन होंगे, यहां पर छोटे छोटे झाड़ियां भी होंगे, छोटे छोटे वन भी होंगे। सूरज का प्रकाश जो है इसके अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण एक ऐसा दिखेगा, पूरा शांत दिखेगा और घने अंधेरा टाइप का इसमें दिखने को मिलेगा। और जिसके कारण वो पूरा कैसा नजर आएगा आपको, वातावरण पूरा का पूरा शांत नजर आएगा। इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, शांत घाटी के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने जैसे बताया, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये कॉन्सेप्ट मैंने दिया। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग को चलना है। इसलिए दोस्तों ये ट्रेलर है, क्योंकि मैं जब पूरे राज्य का फैक्ट्स बताऊंगा तो जो अभी एक नमूना आप लोगों को दिखा ये कॉन्सेप्ट का, ठीक इसी तरह का नमूना और भी चीजों में लेकर आऊंगा। फिलहाल एक सिस्टम के साथ पढ़ना उचित है, तो मैं उस सिस्टम के साथ ही पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बारीकी से समझ में आए। तो दोस्तों मैं इस पॉइंट को हटाता हूं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह का इश्यू हो, किसी भी तरह का अगर समस्या हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और मन लगा के पढ़ो, दृढ़ इच्छा शक्ति से पढ़ो। कुछ भी असंभव नहीं इस दुनिया में, बस मन आपका सुदृढ़ होना चाहिए। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ, और वो अगला पॉइंट है शांत घाटी के बाद कालीकट। चूंकि आप रूबरू होंगे कालीकट से। अब देखो दोस्तों, कालीकट के बारे में क्या जानना है ना। आप देखोगे जो केरल का एक जगह है जिसका नाम है कोड़िकोड, या फिर आप बोल सकते हो कोड़िकोड ये बोल दो या कोड़िकोड बोल दो, कोड़िकोड। केरल का एक जगह मैंने क्या बोला, कोड़िकोड, या फिर कोझिकोड बोल दो। मैं लिख दे रहा हूं कोझिकोड, कोझिकोड है ना। एक जिला है केरल का जिसका नाम है कोझिकोड। जिले में स्थित एक पत्तन है, पत्तन मतलब बंदरगाह। ये कालीकट क्या है, एक प्रकार का पत्तन बोल दो, बंदरगाह बोल दो, इंग्लिश में सी पोर्ट बोल दो, है ना, सी पोर्ट बोल दो, पत्तन है कालीकट, ठीक है। जहां 1498 में, क्या बताया मैंने, 1498 में पुर्तगाल के जो नाविक थे वास्को डी गामा, आप लोग को याद होगा, पुर्तगाली नाविक जो थे वास्को डी गामा ने अपने दल के साथ यहां सर्वप्रथम प्रवेश किया था। और समुद्री मार्ग से आने वाला जो यह वास्को डी गामा था, पहला यूरोपीय व्यक्ति था जो समुद्री मार्ग से यहां पर आया था। जब आप पूरे विश्व का अवलोकन करोगे तो देखोगे 1498 में व्यापार के दृष्टिकोण से, मैं सब चीज बताऊंगा, खोज उस समय में भौगोलिक खोज का टाइम था, पीरियड था। और उस समय में वास्को डी गामा, मैं यहां लिख दे रहा हूं वास्को डी गामा 1498 में यूरोपीय लोगों को समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज हुई। तो ये कालीकट, जहां पर बाद में पढ़ोगे कि जमोरिन इसका शासक था, मसाला वगैरह के लिए जाना जाता है, उसके बारे में मैं और भी चर्चा करूंगा। फिलहाल अभी वो समय नहीं है चर्चा करने का, तो मैं अगले पॉइंट की ओर चलता हूं। उम्मीद है ये कालीकट के बारे में आप लोगों को समझ में आई होगी। 1498 वास्को डी गामा। अब मैं एक छोटे छोटे जगह के बारे में बताऊंगा, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब एक जगह है अलवाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बट मैं केरल पढ़ा रहा हूं तो मैंने सोचा कि एक बार मैं एक झलक बता ही दूं। तो केरल में अलवाए पर हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड, हिंदुस्तान में लिख दे रहा हूं हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड। कौन सा जगह मैंने बताया, अलवाए जगह बताया, किस राज्य में है, तो केरल में है। यहां क्या मैं बता रहा हूं, तो हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, एलटीडी में लिख दे रहा हूं, ठीक है, लिमिटेड की पेस्टिसाइड इकाई, पेस्टिसाइड यूनिट है यहां पर, पेस्टिसाइड इकाई और सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना स्थित है। सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक, फर्टिलाइजर है ना, उर्वरक कारखाना, फैक्ट्री, संयंत्र, कारखाना उर्वरक अलवाए प्रसिद्ध है। तो यहां से क्वेश्चन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा कि हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड कहां है, तो अलवाए में। कहां से संबंधित है, केरल। इसमें क्या होता है, पेस्टिसाइड इकाई है ये, सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना यहां से इससे संबंधित है, अलवाए। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर जिसका नाम है अलेप्पी। अलेप्पी, अलेप्पी का दूसरा नाम है अलापुड़ा, अलापुड़ा, अलेप्पी या अलापुड़ा है ना, अलापुड़ा एक वाणिज्यिक नगर है। अगर इससे पूछेगा कि कैसा है, वाणिज्य, कॉमर्शियल टाउन है ये ना, वाणिज्यिक नगर, मैं लिख दे रहा हूं वाणिज्यिक नगर। अलेप्पी या अलापुड़ा जो है, अलापुड़ा जो है वो किस तरह का नगर है, तो वो एक वाणिज्यिक नगर है, कॉमर्शियल
टाउन है, जिसे कभी कभी भारत का वेनिस भी कहा जाता है। पूर्व का वेनिस नहीं बोल रहा हूं मैं, भारत का वेनिस अलेप्पी। और भारत का वेनिस मतलब ये केरल के संदर्भ में है ना, तो कभी कभी इसे भारत का वेनिस भी कहा जाता है। जो क्वायर, COIR, क्वायर, याद रखना दोस्तों, क्वायर बोल सकते हो, कायर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो ना, जैसा प्रोनाउंसिएशन है आपका, आप बोल सकते हो। तो ये जो क्वायर है, इस क्वायर का सबसे बड़ा बुनाई और निर्यात केंद्र भी यहां उपस्थित है। ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वायर क्या है, तो आप बोल सकते हो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो कोकोनट होते हैं उस कोकोनट के फाइबर से जो बनते हैं, यानी प्राकृतिक रेशा होता है, उसको हम लोग क्वायर बोलते हैं ना, क्वायर। कोकोनट जो नारियल होता है ना, नारियल का जो रेशा होता है, रेशा, या आप बोल सकते हो प्राकृतिक रेशा यानी फाइबर को हम लोग क्वायर कहते हैं, ठीक है, जो आपका बुनाई और निर्यात केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं अगले पॉइंट के बारे में बात करूं, तो अगला पॉइंट है हमारा कोक्की जलाशय, जहां पर पानी वगैरह, कोक्की। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन सुनते रहना, एक दो झलक दिमाग में रख लेना है, सुनने से कोई इशू नहीं है, कहीं भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एसएससी रेलवे का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप साथ साथ पीसीएस के लिए चलो, और ये क्लास बेसिकली पीसीएस के लिए और पीसीएस की तैयारी कर ले रहे हो, तो जाहिर सा बात है हर एक तबके के जो भी आपके लोअर जो भी एग्जाम होंगे उसमें आसानी से आप क्रैक कर पाओगे। कोक्की जलाशय क्या है, तो केरल का एक जगह है जिसका नाम है थिट्टा, थिट्टा बोलो, या फिर आप बोल सकते हो पतनम थिट्टा, थिट्टा से याद रखना आप लोग, पतनम थिट्टा। तो पतनम थिट्टा जिले में स्थित एक जलाशय है, जहां से निकलकर पंबा नदी जो है बेम्बनाड झील में गिरती है। पंबा नदी चर्चा किया था, कौन सा झील बोला मैंने, बेम्बनाड झील में गिरती है, और यही पंबा नदी की सहायक नदी है एक, जिसका नाम है मणिमाला। पंबा नदी की सहायक नदी है मणिमाला। मणिमाला नदी किसकी सहायक नदी है, पंबा नदी। पंबा नदी कहां बहती है, केरल में, ठीक है दोस्तों। अब मैं अगले पॉइंट की ओर चलता हूं, जिसका नाम है कोचीन। कोचीन बोलो या कोची बोलो, कोचीन या कोच्चि, कोचीन या कोच्चि। तो जो कोच्चि के एर्नाकुलम या अनारकुलम, जो बोलना है बोल दो, एर्नाकुलम, कोच्चि जो है वो आप एक जिला देखोगे एर्नाकुलम, तो केरल का एर्नाकुलम जिले का एक भाग है। ये मसाला व्यापार का केंद्र, और कई शताब्दियों तक ये मसाला व्यापार का केंद्र रहा था। कोचीन जो है बेम्बनाड झील के मुहाने पर स्थित एक पत्तन है। बेम्बनाड झील के मुहाने पर स्थित कोचीन क्या है, एक पत्तन है। पत्तन बोले तो बंदरगाह, में बार बार चर्चा कर रहा हूं, बंदरगाह, सी पोर्ट, याद रखना है ना। तो ये कोचीन है, ठीक है। इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। कोचीन को क्या, कोच्चि को क्या कहा जाता है दोस्तों, अरब सागर की रानी। अगर पूछ दे अरब सागर की रानी कौन है, तो कोचीन या कोच्चि आप आसानी से बोल सकते हो। यहां एक तेल शोधक कारखाना भी है, प्यूरिफिकेशन होता है, उर्वरक उद्योग भी है, फर्टिलाइजर भी है, डीजल ऊर्जा प्लांट भी है यहां पर, और भारतीय नौसेना का जो दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है यहीं पर स्थित है, जिसका नाम, जो दक्षिणी कमांड का मुख्यालय जो है वेलिंगटन द्वीप पर है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, जो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम है माहे। चूंकि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, माहे, महेंद्र सिंह धोनी माही नहीं, माहे, याद रखना। माहे जो है भारत का जो पुदुचेरी, पुदुचेरी किसका दिन था, फ्रांस का दिन था, गोवा किसका दिन था, पुर्तगालियों का दिन था। ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, मेरे प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख लेंगे, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्चुअल हर एक चीज समझ में आए। तो भारत का पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश में से एक है। तो भारत के पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है, कौन, माहे, जो आप देखोगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला। अगर आपसे पूछे अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का, पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का सबसे छोटा जिला कौन है ना, सबसे छोटा जिला, संपूर्ण भारत का सबसे छोटा जिला कौन है, तो माहे। जो माहे पुदुचेरी का एक पार्ट है, जो केरल का एक पार्ट है, ठीक है। सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया, तो याद रखना माहे। अगर आपसे बोला जाए यह माहे नदी के मुहाने पर स्थित है, क्लियर है, और केरल राज्य से घिरा हुआ, ये भी आप समझ रहे हो। तो माहे कहां है, केरल में है।
और ये भारत का सबसे क्या है, छोटा जिला है। किसके दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। उम्मीद है दोस्तों समझ में आई होगी। एक आप ले लो कन्नूर जिला, अगर मैं ले लूँ कन्नूर जिला है ना, आप देखोगे जो केरल है, केरल के पास में एक जगह है, देखो माहे यहां पर दिख रहा है दोस्तों, माहे जो पुदुचेरी का पार्ट है बेसिकली। तो आप एक जिला का नाम ले रहा कन्नूर जिला। कन्नूर जिला जो तीन तरफ से माहे को और एक तरफ से जो है जिला घेरा हुआ है, किसको, मैं लिख देता हूं, कन्नूर जिला जो है तीन तरफ से घेरे हुए है, किसको, माहे को। फिर से मैं चर्चा कर दे रहा हूं, कन्नूर जिला तीन तरफ से माहे को है ना, और एक जिला है जिसका नाम है कोझिकोड, यहां लिख दे रहा हूं कोझिकोड। दो जिला का मैंने चर्चा किया दोस्तों, एक जिला था कन्नूर जिला। कन्नूर जिला माहे को कितने तरफ से, तीन तरफ से। समझ करो ये माहे है, माहे को ये तीन तरफ से घेरा हुआ है, तीन तरफ से घेरा हुआ है माहे को, है ना। ये इसका बॉर्डर हो गया केरल में माहे, और ये जो है आपका कन्नूर जिला है, यहां पर कौन सा है, कन्नूर जिला है। और कन्नूर जिला कितने तरफ से, तीन तरफ से घिरा हुआ है। और यहां पर एक जिला है जिसका नाम है, अलग जिला है जिसका नाम है कोझिकोड। कोझिकोड यानी एक तरफ से, ये एक तरफ से वन साइडेड है ना, एक तरफ से कोझिकोड और तीन तरफ से कन्नूर जिला घेरे हुए है, किसको, माही को। अभी मैंने चर्चा किया था किसके बारे में, तो माहे के बारे में। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, और मेरा अगला पॉइंट है विंजीगम, जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, सुन लेना। विंजीगम बड़े बड़े एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस ऑल पीसीएस के लिए आप अच्छे से पढ़ के जाना है, इसे बहुत काम आएगा। केरल में एक जगह है तिरुवनंतपुरम, जो उसकी राजधानी है, बड़ा शहर है, मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है, पत्तन नगर भी है। तो केरल में तिरुवनंतपुरम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर जाओगे तो वहां पर स्थित है एक फिशिंग हार्बर। फिशिंग हार्बर मतलब जहां मछली पकड़ने का बंदरगाह है, फिशिंग हार्बर। मैं यहां लिख दे रहा हूं फिशिंग हार्बर। फिशिंग हार्बर बोले तो मछली पकड़ने का एक बंदरगाह है, जहां एशिया का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। तरंग ऊर्जा, मैं यहां लिख दे रहा हूं एशिया का पहला, एशिया का फर्स्ट तरंग ऊर्जा। याद रखना दोस्तों, एशिया का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। इसी के पास आप देखोगे एक जगह है थुम्बा, आप लोग देख रहे हो, थुम्बा में VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से समझना। VSSC, मैं दो चीजों का चर्चा कर रहा हूं, VSSC। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर VSSC क्या है, तो VSSC का मतलब है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। मैं यहां लिख दे रहा हूं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इंग्लिश में बोले तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, और हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, जो इसरो का सबसे बड़ा, याद रखना दोस्तों, जो इसरो का, फिर मैं एक चर्चा कर रहा हूं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसरो का सबसे बड़ा, जो इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है, इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है। मैं यहां लिख दे रहा हूं इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है, कौन, विजिगम। इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट बन रहा है दोस्तों, ध्यान देना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसरो के बारे में बताया मैं VSSC। अब मैं चाहता हूं नोट करके आप लोग VSSC और इसरो के बारे में कुछ पहलुओं को जान लो आप लोग। ये विजिगम समझ में आ गया, फिशिंग हार्बर ये समझ में आ गया, मछली का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है, एशिया का फर्स्ट तरंग ऊर्जा संयंत्र भी यहां स्थापित है। अब मैं दो पहलुओं पर विवेचना करना चाहूंगा, फर्स्ट है VSSC और दूसरा है ISRO। VSSC बोले तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है, यहां पर रॉकेट, आप जानते हो, रॉकेट प्रक्षेपण यान संबंधित तकनीकों का विकास किया जाता है। आपको पता होगा कि जो भारतीय आर्थिक कार्यक्रम का जनक, सॉरी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, मैं यहां लिख दे रहा हूं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। दोस्तों ध्यान देना, यहां से जीके निकल कर आ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहते हैं, तो क्या बोलना है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष, याद रखना दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। अब आपके पूछा जाएगा इसरो क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैं बताया, इसरो
याद रखना दोस्तों, इसरो क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक में। ऐसा बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग जान रहे होंगे। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, 1969 को हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को, अगर पूछा जाए कि भारत का फर्स्ट सैटेलाइट कौन है, तो याद रखना आर्यभट्ट। कौन सा है दोस्तों? आर्यभट्ट। भारत का पहला सैटेलाइट जो है वो आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975। ये ईस्वी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ये ईस्वी याद रखना, फैक्चुअल में काम आएगा। तो भारत का पहला जो हम लोग का आर्यभट्ट था, यानी भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इसका नाम महान गणितज्ञ जो हमारे यहाँ आर्यभट्ट मौजूद थे, आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन के बाद काम करना बंद कर दिया था। बहुत दुख की बात है कि आर्यभट्ट जो है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1975 सोवियत संघ के द्वारा, आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद ये काम करना, वर्क करना बंद कर दिया था। लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तो ये इसरो और भी एसएससी, उम्मीद है समझ में आया होगा, ये फैक्ट्स है, जानकारी रखी होगी आप लोगों ने। अब मैं हटा दे रहा हूं, ये फैक्ट्स को भी समझना। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। कंप्लीट मैं सभी राज्यों का विश्लेषण कर रहा हूं आप लोगों को, जहां से एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम के स्तर से ना छूटे, इसलिए मैं थोड़ा लंबा ये बना दे रहा हूं। इसलिए आप लोग बारीकी से देखना, डरना मत, क्योंकि किसी भी अच्छे एग्जाम को पास करने के लिए अगर आप चाहोगे कि मैं शॉर्ट में रिजल्ट दे दूं, तो ये मुमकिन नहीं है। और किसी का अगर हो भी जाता है तो वो अच्छी बात है, बट हमेशा सोचो कि एक ऐसे प्रोसेस से गुजरें, चलें, जहां पर मंजिल आसानी से मिले। स्ट्रॉन्ग करते हुए अपने बेस को चलना है। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ चलूंगा, जिसका नाम है कालडी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप में इसका अलग महत्व है। और वो महत्व क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। कालडी केरल का एक जिला है जिसका नाम है एर्नाकुलम। लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं पहले भी लिख चुका हूं, बता चुका हूं। केरल का एक जिला मैंने लिया नाम, जिसका नाम था एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जिले में एक नदी है जिसका नाम है पेरियार नदी। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा, कौन सा बोला? पेरियार नदी। कौन सा जिला बोला भाई? एर्नाकुलम जिला बोला है ना। जिला कौन सा बोला? एर्नाकुलम। नदी कौन सा बोला मैंने? पेरियार नदी। जगह कौन सा बोला मैंने? कालडी जगह बोला। राज्य कौन सा बोला मैंने? केरल राज्य बोला। ठीक है, तो पेरियार नदी के पूर्व में स्थित एक गांव है, और यह गांव, इसी गांव में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। याद रखना, जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, है ना, इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। इसलिए यह एक प्रसिद्ध तीर्थ भी है। इसको प्रसिद्ध तीर्थ के रूप में जानते हैं, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये मैंने फिर से इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान रखना। तो मैंने क्या बताया? केरल राज्य में एक जगह है जिसका नाम क्या है दोस्तों? कालडी। कालडी इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देखना, जो मैं ये पॉइंट रिपीट करवा रहा हूं। कालडी कहां पर है? केरल में है। कालडी में एक जिला है, कौन सा? एर्नाकुलम जिला। कौन सा जिला? एर्नाकुलम जिला। कौन सी नदी बताया? पेरियार नदी, है ना। कौन सा जगह बताया? कालडी में। जिला एर्नाकुलम, नदी बताया पेरियार नदी। और मैंने बताया कालडी में ही आदि शंकराचार्य का जन्म स्थल है, जो इसलिए इसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो कालडी जाना आप लोग, घूमना जरूर, क्योंकि यहां आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों, मेरा पर्पस है कि एक भी पॉइंट किसी राज्य से ना छूटे, ताकि आपको बोलने का ना रहे कि मेरा ये कोई भी पॉइंट एग्जाम में आ गया। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम होगा कुट्टानाडु। थोड़ा मलयालम लैंग्वेज के जैसा ही है, थोड़ा तो नाम होगा, इसलिए याद रखना। कुट्टानाडु, कुट्टानाडु। एक आप जिला जब देखोगे तो कुछ जिला है जिसका नाम है अलाप्पुझा। मैं पहले भी बता चुका हूं, अलाप्पुझा क्या है भाई ये? तो अलाप्पुझा एक जिला है। कोट्टायम, लो मैं एक और नाम ले लिया, कोट्टायम। ये क्या है भाई? तो जिला है। किसका जिला है? तो केरल का जिला है। एक और ले लो, पठानमथिट्टा बोल दो, या पठानमथिट्टा बोल दो। अभी मैंने लिखा भी था, थिट्टा बोल दो या थीटा बोल दो। ये तीनों जो मैंने लिखा, ये तीनों क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरल का डिस्ट्रिक्ट है अलाप्पुझा, कोट्टायम और पठानमथिट्टा।
ये जिले को कवर करने के लिए एक क्षेत्र है, कवर करने वाला एक क्षेत्र है जो अपने विशाल धान के लिए, धान का जो खेत होता है, धान की जो खेती होती है, चावल उत्पादन बोल दो, धान की खेती होती है, और भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला भी क्षेत्र है। अगर पूछेगा कि भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूं। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन है, तो कुट्टा नाडु है। यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से, जो आपका सी लेवल है, समुद्र तल से नीचे 1.2 से 3.0 मीटर के आसपास, या आप बोल सकते हो उसको 4 से 10 फीट के आसपास जो है अपने खेती, उसके नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। और इसे जो है कहीं कहीं पर देखोगे आप, देखने को मिलेगा केरल के धान का कटोरा कहते हैं। मतलब आप बोल सकते हो द राइस बाउल ऑफ केरला, यानी केरल के धान का कटोरा के नाम से भी इसे कहीं कहीं जाना जाता है। किसे, तो कुट्टा नाडु को, जो कहां है, केरल। केरल के धान का कटोरा, याद रखना, केरल के धान का कटोरा, राइस बॉल ऑफ केरला, है ना। तो केरल के धान के कटोरा के नाम से, कटोरा के नाम से कुट्टा नाडु को जाना जाता है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जो इसी से रिलेटेड है। याद रखना दोस्तों, कुट्टा नाडु से रिलेटेड है। मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं जिसका नाम है FAO। उम्मीद है दोस्तों इसके बारे में आप लोग पहले भी जानते होंगे। ये जीके है, जीके के संदर्भित बहुत सारे प्रश्न आप लोग जान रहे होंगे, पढ़े होंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 स्टेब्लिश्ड हुआ था। कब, 16 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर है रोम में। रोम कहां है, इटली में। अगर पूछ दे इसका हेडक्वार्टर कहां है, एसटीडी पूछेगा। स्टेब्लिश्ड हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ दे, मतलब मुख्यालय अगर आप पूछ दे, तो याद रखना मुख्यालय कहां है, रोम। रोम कहां है दोस्तों, इटली। ठीक है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 को, इसलिए याद रखना। और रोम इसका हेडक्वार्टर है, इटली में जो स्थित है। और FAO ने ही कुटुनाडु, याद रखना, अभी जो मैंने बताया कुट्टा नाडु है ना, FAO ने ही कुट्टा नाडु या कुटुनाडु एक फार्मिंग सिस्टम था, उस फार्मिंग सिस्टम को डेवलप किया था, है ना। इसलिए वहां पर एक पॉइंट जोड़ूंगा मैं, जिसका नाम होगा वैश्विक महत्वपूर्ण। मैं लिख दे रहा हूं, वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि। देखो यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है PCS वगैरह के लेवल में ना, वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, विरासत प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ग्लोबल जिसको बोलते हैं, तो ग्लोबल इंपॉर्टेंट यानी वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है कुटुनाडु, याद रखना, मर्मिंग सिस्टम को, यहीं के मर्मिंग सिस्टम को या फार्मिंग सिस्टम को FAO ने ही के द्वारा इसको किया गया। UPPCS 2015 के आसपास ये पूछा हुआ प्रश्न है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। याद रखो, ये समझ में आएगा कुटुनाडु क्यों फेमस है। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं। FAO के बारे में जानकारी मिली, इसरो के बारे में जानकारी मिली, भाभा रिसर्च के बारे में जानकारी मिली। अब याद रखो, केरल राज्य जो है वो काली मिर्च, छोटी इलायची, चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, नारियल हो गया, चावल हो गया, इस चीजों में प्रमुख स्थान रखता है। इसके अलावा आप बात कर लो तो अल्लपुझा जिला, एक जगह है अल्लपुझा जिला, जहां पर पूर्णामदा झील है। अल्लपुझा जिला में, मैंने जिले का नाम क्या बताया दोस्तों, अल्लपुझा जिला। और झील कौन सा बोला, पूर्णमदा। कहीं पूर्णमदा बोलता है, या डॉ का इसको दा भी लिख सकते हो, है ना, पूर्णमदा या पूर्णमदा। ठीक है, जिला मैंने बताया क्या, अल्लपुझा, अल्लपुझा, बुझा पुझा, अल्लपुझा जिला की पूर्णमदा झील में नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी। अब यहां से क्वेश्चन निकलेगा, कौन सा ट्रॉफी बोला, नेहरू ट्रॉफी। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो नेहरू ट्रॉफी जो है नाव दौड़ के लिए जाना जाता है। नाव दौड़ आयोजित की जाती है। कौन सा दौड़, नौका दौड़, है ना, नौका दौड़ या नाव दौड़ाया जाता है यहां। और आपको बता दूं कि केरल में नाव दौड़ जो है वो काफी प्रसिद्ध है। यानी केरल में अगर पूछा जाए तो नाव दौड़ क्या है, काफी प्रसिद्ध है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, नौका दौड़ से। मैंने यहां पर कौन सा जगह बताया, पूर्णमदा जगह बताया। और कौन सा जिला बताया, अल्लापुझा जिला।
अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट में। केरल में लगभग 44 नदियां हैं। भारत में मैं जानता हूं इतनी सारी नदियां, मैं सिर्फ केरल का बात करूं, एक छोटे से राज्य के बारे में बात करूं, यहां लगभग 44 नदियां, और 44 नदी में 44 नदियां। केरल में कुल कितनी नदियां हैं? 44 नदियां। 44 नदियां लगभग नदियां है ना। 44 नदियां में जो 41 नदियां हैं वो सारे 41 नदियां कहां है? आपका पश्चिम की ओर जाने वाली नदी है, जबकि 3 नदियां किधर है? तो 3 नदियां जो है पूर्व की ओर जाने वाली नदियां है। मतलब लगभग मैंने कितना बोला? 44 रिवर। 44 रिवर में पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां टोटल कितना है? 41, जबकि पूर्व की ओर जाने वाली नदियां क्या है? 3। अब सर कौन कौन सी नदियों के बारे में पढ़ना है? सभी 44 नदी तो पढ़ना नहीं है। आपके भारत के महत्वपूर्ण नदी आपके याद नहीं होते तो केरल के 44 नदी पढ़ के क्या करोगे आप? बिहार स्पेशल जाते हो, झारखंड स्पेशल में जाते हो तो बिहार और झारखंड के प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वो स्पेशल पीसीएस का एग्जाम है। तो मैं आपको कुछ कोड बता रहा हूं जिसके द्वारा आप समझ सकते हो, अंदाज लगा सकते हो कौन सी नदियां होगी। तो पश्चिम में बहने वाली नदी के बारे में पढ़ लूं तो पहला याद रखना पुष्पा, जैसे पुष्पावती, पुष्पांजलि, बहुत सारे नाम होते हैं, तो पुष्पा याद रखना, पुष्पा। तो मैं क्या बता रहा हूं? पुष्पा। जिस नाम में पुष्पा लगा रहे तो बस याद रखना पुष्पा जिसमें लगा होता है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। जैसे सर एग्जांपल दो तो मजेश्वर का पुष्पा या मंजेश्वर पुष्पा बोल दो, उप्पल पुष्पा बोल दो, सिरिया पुष्पा बोल दो, या फिर आप बोल दो चक्ररी पुष्पा बोल दो। ये सारी पुष्पा जिसमें लगे रहेंगे वो केरल राज्य की नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। दूसरा पुष्पा है तो आपका समझिए एक दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? कोड पुष्पा, और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? यार। देखो यार या लार बोलो, प्रोनाउंसिएशन है यार। पुष्पा मतलब आपकी दोस्त है, यार हो गई ना, तो पुष्पा यार एक ही कैटेगरी में रहेंगे, ना कि ऑपोजिट रहेंगे। तो पुष्पा, अरे पुष्पा मेरा यार, तो पुष्पा मेरा यार, एक साथ हो गए पुष्पा मेरे यार, है ना। तो पुष्पा और यार जो भी आपको नदियां दिखेगी पुष्पा लगा हुआ या यार लगा हुआ, वो सारी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती है। जैसे पुष्पा में मैंने क्या बताया? मंजेश्वर पुष्पा बोला, उप्पल पुष्पा बोला, सिरिया पुष्पा बोला, चरकरी पुष्पा बोला, जो एग्जाम में बहुत कम पूछे जाएंगे। लेकिन अगर यार आएगा तो पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पेरियार है, पंप यार है, नई यार है, ये सारी नदियां जो भी दिखता है वो पश्चिम में बने वाले, यानी पुष्पा और यार का संबंध है, ठीक। पुष्पा यार एक दूसरे से दोस्ती है, यार है, पुष्पा का यार है ना। तो पुष्पा यार एक साथ हो गया, ठीक है। अब चलते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदी। तो पूर्व की ओर बहने वाली मात्र 3 नदी है। 3 नदी को याद रख लो, कबिनी, कमिनी नहीं, कमिनी याद मत रखना, कबिनी। मैंने क्या बोला? कबिनी याद रखना, कबिनी मैंने बोला। आप दूसरा नाम ले लो, भावा निस्पू, भावा निस्पुसा, भावा निस्पुसा ले लो, उषा, भावा निस्पुसा ले लो, या पंपार ले लो, पंपार। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहां यार से पेरियार जो पूछा जाता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया आपको? विश्लेषण कर दूं कंप्लीट। तो ये विश्लेषण में 44 नदियां थी। 44 नदी में 41 नदी जो पश्चिम की ओर बहते थे, 3 नदियां जो पूर्व की ओर बहते थे, और पश्चिम की ओर नदी जो बहते थे उसको याद रखने के लिए याद रखना है पुष्पा और यार जिसमें या लार जिसमें लगा हुआ रहेगा वो क्या होगा? पश्चिम की ओर बहने वाली केरल की नदियां होगी। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया था उसमें यार से इंपॉर्टेंट है आपका पेरियार, पेरियार। प्रमुख हवाई अड्डे में का अगर बात करूं तो तिरुवनंतपुरम ले लो, कोच्चि ले लो, कोझिकोड, मैं इसे हटा दे रहा हूं। पुष्पा यार के बाद मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, प्रमुख हवाई अड्डे, एयरपोर्ट सॉरी, प्रमुख हवाई अड्डे। जैसे प्रमुख हवाई अड्डे में एक प्रमुख नाम है जो उसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम ले लो, कोच्चि ले लो। देखो मैंने पहले भी बताया कि कोच्चि या कोचीन एक ही है, ठीक है। कोच्चि ले लो, कोचीन ले लो, या कोझिकोड ले लो। यानी 3 हवाई अड्डा आपको फेमस दिखेगा, एक तिरुवनंतपुरम, कोच्चि हवाई अड्डा और कोझिकोड हवाई अड्डा आपको देखने को मिलेंगे। केरल के सभी गांवों में विद्युतीकरण किया जा चुका है। याद रखो दोस्तों, अलग पॉइंट है, सभी गांवों को याद रखना, ऑल जितने भी विलेज हैं सभी गांवों को क्या किया गया? विद्युतीकरण। सभी गांवों को विद्युतीकरण किया गया है, किया जा चुका है। और केरल को देश का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। कौन सा राज्य? डिजिटल राज्य, डिजिटल स्टेट, है ना। केरल को देश का पहला डिजिटल स्टेट यानी डिजिटल राज्य घोषित किया गया है और सभी गांवों को विद्युतीकरण किया गया है। और केरल में साक्षरता दर भी काफी ज्यादा है, काफी अधिक है, और लिंग अनुपात भी काफी ज्यादा है देश में। और केरल का ही एक जिला है माहे, जो कि भारत का सबसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छोटे जिलों में से एक है। तो दोस्तों मैंने आज जो बताया आप लोगों को केरल के बारे में समग्र अवलोकन कराया, समग्र जानकारियां दी। उम्मीद है किसी भी तरह के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो गए और केरल से संदर्भित किसी भी तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसके लिए आप हमेशा अच्छा मार्क्स लेकर आओगे। तो दोस्तों इसको एक बार रिपीट कर लेना, मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा। फिर अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मैं मिलूंगा अगले राज्य के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके।